नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडवांस क्लासेस 2.0 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी ने अभी हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया है सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 2025 के लिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि उस नोटिफिकेशन से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या बदलाव हुए नोटिफिकेशन, वो सारी अब चीजें देखेंगे। वैकेंसीज वगैरह कितनी है वो सारा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या क्या रहेगा। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन में क्या क्या है, आपकी इंपॉर्टेंट चीजें वो सारी, और जो हवा बनी हुई है आधार ऑथेंटिकेशन की, वो कैसे करना है वो भी हम इस वीडियो में देख लेंगे। और साथ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस वीडियो में ये रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो आपका पेपर होना है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें क्या क्या आपकी इंपॉर्टेंट वेटेज है हर सब्जेक्ट की, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और मैथ, इसमें किस किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं और किन सेक्शन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, किस पे आपको कम फोकस करना है, वो सारा हम इस वीडियो में देखेंगे, विच सेक्शन टू फोकस। तो फिर शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें नोटिफिकेशन देखेंगे जल्दी से कि नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें हैं हमारे लिए। तो आपके जो फॉर्म शुरू हो गए हैं वो आपके 2 तारीख से शुरू हो गए और आपके 23 तारीख तक चलने वाले हैं। ठीक है, अब 23 तारीख तक फॉर्म चलेंगे, लास्ट डेट तक का आपको बिल्कुल भी वेट करना नहीं है, क्योंकि एसएससी की वेबसाइट भी न्यू है तो कुछ ना कुछ क्रैश होगा ही होगा, सर्वर रहेगा ही रहेगा ना, क्योंकि और फॉर्म भी बहुत ज्यादा भरे जाएंगे इस वाले फॉर्म में, क्योंकि पहला फॉर्म है ये एसएससी का, और एसएससी का पहला फॉर्म है तो हर कोई भरेगा ही भरेगा है इसमें। तो टोटल जो वैकेंसीज है वो आपकी 2423 है, अच्छी खासी वैकेंसीज है, और लगभग 365 तरीके की पोस्ट है इसमें, बहुत सारे डिपार्टमेंट में। ठीक है, और लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक की जाएगी इसमें। और अगर हम सैलरी की बात करें तो लेवल 1 की लगभग अभी के एक्सिटी की 33,000 के आसपास सैलरी बन रही है, और लेवल 7 की सैलरी लगभग 80,000 के आसपास बन रही है इन हैंड। तो सैलरी भी अच्छी खासी रहेगी आपकी इसमें। और जो भी महत्वपूर्ण चीज है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, और मैं आगे भी दिखाऊंगा नोटिफिकेशन में ये सारी चीजें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट, इन दोनों की जो आपकी क्रूशियल डेट है वो आपकी 1 अगस्त 2025 है। यानी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, वो 1 अगस्त 2025 से पहले आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि आपकी किसी की पोस्ट के लिए आपको 12th चाहिए, तो इस डेट से पहले आपके पास 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ये उस चीज की डेट है। ठीक है, फॉर्म है आपकी फीस 100 रुपए की, और ये हर पोस्ट के लिए है। यानी एक रीजनल मान के चलो आपने 10 पोस्टों के लिए फॉर्म भरा, कुछ मैट्रिकुलेशन वाली है, कुछ 12th वाली है, कुछ ग्रेजुएशन वाली है, तो जितनी पोस्टों के लिए आप फॉर्म भरोगे उतने ही आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। 10 पोस्टों के लिए भरोगे फॉर्म तो 10 इंटू 100 यानी 1000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। एक पोस्ट के लिए भरोगे तो 100 रुपए देने पड़ेंगे। अब जो फीमेल्स वगैरह है उनके लिए तो फॉर्म की फीस 0 है, और जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी 0 है। तो आप देख लीजिएगा कि किस किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। 23 तारीख तक का वेट बिल्कुल ना करें, पहले ही भर दें, 20 तारीख तक भर जाना चाहिए आपका। अब देखिए अगली जो चीज है यहाँ पे, वो क्रूशियल डेट फॉर कैटेगरी के लिए, यानी एससी, एसटी, ओबीसी, इन तीनों के लिए आपके लिए क्या कट ऑफ डेट होनी चाहिए, 1 अगस्त 2025। यानी इस डेट से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, यानी इस डेट से पहले आप इन्हीं कैटेगरी में से अलाउ होने चाहिए। अब ओबीसी का तो ये होता है कि ये 3 साल के लिए वैलिड होता है, 3 साल की वैलिडिटी होती है इसकी, जो डीओपीटी की गाइडलाइंस है। लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट फिर भी किचकिच करते हैं कि नहीं भाई 3 साल है, ये तो पुराना हो गया ये वो। तो मैं तो यही कहूंगा कि सेफर साइड के लिए आप नया बनवा ही लीजिए, या तो 1 साल या मैक्सिमम 2 साल, इतना ही पुराना हो आपका, क्योंकि हर डिपार्टमेंट रूल तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक ही है हर किसी डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन हर जगह अपना अलग ही रूल चलता है, कोई सुनता ही नहीं है। वो तो कह देंगे डिपार्टमेंट वाले हम नहीं ले रहे, जाओ जो करना है कर लो, फिर आप इधर उधर चक्कर काटते रहेंगे फालतू में, फिर भारी होना है लिस्ट से। इसलिए मैं तो कहता हूँ नया बनवा के ही चलो, 200-300 रुपए में आपका सर्टिफिकेट बन जाता है, तो उसके लिए क्यों रिस्क लेना अपनी जॉब के लिए। तो ये ओबीसी वालों के लिए था। अब बात आती है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, तो ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है, आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का होना चाहिए। ठीक है, और जो सर्टिफिकेट बनेगा 25-26 का वो बेस्ड होगा 2024-25 की फाइनेंशियल की इनकम पे, बेसिस ऑफ इनकम फॉर द फाइनेंशियल 2024-25। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एससी एसटी का तो शायद एक ही बार बनता है बस, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे सर्टिफिकेट का, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, इनकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। वैसे इन्होंने इस फॉर्म में ये बात बोली है कि अगर आप डीवी के टाइम पर ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट कर लेंगे।
एक अच्छी चीज है, लेकिन आपको पता ही है यूआर की कट ऑफ कितनी हाई जाती है, तो इस वजह से उसमें सिलेक्शन हो नहीं हो पाया, मान के चलो यूआर में डालने पे भी। तो इसलिए अपना सेफर साइड यही रहेगा कि अपना सर्टिफिकेट आप बनवा के रहे ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ डेट से पहले का ही, ठीक है। या ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये वाला क्लॉज इन्होंने इसी फॉर्म में डाला है, बाकी सारे फॉर्म में ये ऐसा काउंट नहीं कर रहे हैं, जबकि जब मैं एग्जाम दिया था 2019-20 तक, वो हर किसी फॉर्म में ये काउंट कर देते हैं, कैटेगरी वाले को भी यूआर में काउंट कर लेते थे। मैंने भी सीएचएसएल में जो फॉर्म था वो ओबीसी से भर दिया था, लेकिन मुझे बाद में मालूम पड़ा मेरा सर्टिफिकेट ही नहीं बना कि मैं आता ही जनरल में हूँ। तो फिर मैंने भी काफी सारी रिसर्च की, तब मेरे को मालूम चला कि हाँ अनरिजर्व में काउंट कर लेंगे, लेकिन अब ये सिनेरियो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है। अब आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, वही है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास, और जो डेट है वो आपकी है 1 अगस्त 2025, इससे डेट से पहले तक की आपकी क्वालिफिकेशन हो जानी चाहिए, इसके बाद की अलाउ नहीं होगी, ठीक है। और जहां भी आपका ऐसा होता है सिलेक्शन पोस्ट में क्या है, बहुत सारी पोस्टों में क्या है, किसी में तो एक्सपीरियंस मांगते हैं, किसी में कोई सर्टिफिकेट मांग लेते हैं, डिप्लोमा वगैरह का। तो वो सारी चीजें मैं दिखाऊंगा कि आपको कैसे देखनी है अपनी पोस्ट वाइज की। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है बढ़ते वक्त कि आपके पास उस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेट या डिप्लोमा वगैरह है या नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे ही भर देते हैं बिना देखे, फिर बाद में हमको मालूम पड़ता है कि यार इसमें तो ये मांगा हुआ है, वो तो हमारे पास है भी नहीं। आगे ये तो हो गया आपका अभी तक का फॉर्म की बात, मेन बात कि हाँ भाई फॉर्म की डेट ये है, लास्ट 23 तारीख से पहले आपको भर देना है। आपके पास होना चाहिए वैलिड आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए कट ऑफ डेट से पहले का, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। अब आता है आधार पॉलिसी, जो आधार पॉलिसी काफी चर्चा में चल रही कि है क्या आधार पॉलिसी। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, बस फॉर्म भरते वक्त आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। जैसे ही आप नंबर डालेंगे गेट वेरीफाइड पर क्लिक करेंगे, आपका पास जो रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे वो आपका वेरीफाई हो जाएगा। काफी सिंपल प्रोसेस है, काफी इजी प्रोसेस है, और इसकी वजह से आपके आगे की जो कागजी कार्यवाही होगी वो काफी सारी बचने वाली है, और स्कैम वगैरह पर भी रोक लगेगी इससे। तो ये हमारी लिए अच्छी चीज है, और आधार से वेरिफिकेशन काफी इजी होता है, इसलिए इसको हर कोई चूज करे। वैसे तो एसएससी ने इसको ऑप्शनल किया है कि आपकी मर्जी है, आप इसको कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंड हम यही करेंगे कि आप इसको करें, हर कोई इसको करें, हर किसी के पास आधार कार्ड होगा ही होगा। तो जब इजी प्रोसेस है इतनी, तो इसी को ऑप्ट करें जो हमारे फ्यूचर के लिए बेहतर है। समझ में आ रही होगी आपको। अब देखिए ऑप्ट आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन एडवाइस कर रही है वो, लेकिन जरूरी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आप इसको करें ही करें। अब करना कैसे मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका एसएससी का होम पेज दिखेगा वेबसाइट का, और यहाँ पर आपका लॉगिन और रजिस्टर दिखेगा। अगर आप अब इसमें आपके पास दो चीजें हैं, या तो आपने पहले से वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो, या फिर दूसरे वो बच्चे जिन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा। जिन्होंने नहीं कर रखा उनके लिए तो सिंपल है, जैसे ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट उनका आधार वाला ही आएगा, तो अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे वो वेरीफाई हो जाएगा। अब उनके लिए जिन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले से ही कर रखा लेकिन आधार वेरीफाई नहीं करवाया था, उनके लिए मैं बता देता हूँ। वो यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे, जैसे वो लॉगिन पर क्लिक करेंगे अपना आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो एक वेब पेज उनका होम पेज खुल के आ जाएगा, जहां पर उनका नाम वगैरह लिखा होगा, और वहां पर आएगा यहाँ पे ये ऑप्शन साइड में एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये आपका ओटीआर यानी पूरी पर्सनल डिटेल्स खुल जाएगी, और पहला ही पॉइंट होगा इसमें डू यू हैव आधार कार्ड, इसमें यस करेंगे, आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पर आएगा गेट वेरीफाइड करके आएगा। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे गेट वेरीफाइड पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे और वो आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा, यानी आपने आधार पॉलिसी के एनरोल कर दिया। बस इतना सिंपल सा प्रोसेस है। अब इसी प्रोसेस को पूरे यूट्यूब में ऐसे हवा बना के उड़ा दिया जाए कि अब तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब फर्जी बातें हैं। जो चीज जैसी है उसको वैसी देखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और उसके बाद आप अप्लाई करने के लिए सिंपल है, यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे और जो भी चीजें कॉल मांगता जाए वो आप डालते जाएंगे उसमें और आपका अप्लाई हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप पोस्ट वाइज कैसे डिटेल देखेंगे कि किस पोस्ट के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन की पीडीएफ के सबसे लास्ट में वैकेंसीज की डिटेल दी हुई है, ये वाली, ठीक है। यहाँ पर पूरी बताई हुई है कि किस वैकेंसी की किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है और उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। 10th चाहिए, 12th चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन सर्टिफिकेट या डिप्लोमा नहीं बताया उसमें। तो वो आपको मिलेगा कहाँ पर, जो यहाँ पे दिया हुआ है, एक लिंक दिया होगा आपके पास। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके पास एक ये वेब पेज खुल के आ जाएगा अपने आप, ठीक है। अब यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे एग्जामिनेशन सिलेक्शन पोस्ट 2025 वाला,
और रीजन सिलेक्ट करेंगे। आपने जिस रीजन के लिए अप्लाई किया है, जैसे सीआर रीजन के लिए मान के लिए अप्लाई किया आपने, तो सीआर रीजन यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सीआर रीजन की जितनी भी पोस्टें होंगी वो सारी खुल के आ जाएंगी। जैसे खुल के आ जाएंगी, आप ऑप्शंस पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी इस पोस्ट की डिटेल खुल के आ जाएगी। जैसे इस वाली पोस्ट की आपको डिटेल देखनी है, सीआर रीजन के सब डिविजनल ऑफिसर ग्रेड 2 एसडीओ, इसकी देखनी है। जैसे यहाँ पर ये आंख सी बननी है, इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी कि हाँ भाई ये पोस्ट कोड है इसका, ये पोस्ट नेम हो गया एसडीओ, इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग न्यू दिल्ली हो गया। अब इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी वो मांगी जाएगी, वो सारा आपको दिखाया जाएगा। एजुकेशनल डिटेल्स, टाइपिंग टेस्ट यानी स्किल टेस्ट इसमें चाहिए या नहीं चाहिए, वो सारी आपको डिटेल यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप इस डिटेल को पढ़ सकते हैं और अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात देखिए, अब सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में दो तरह की पोस्ट आपकी पाई जाती हैं। सबसे पहली पोस्ट तो वो होगी जो जनरल पोस्ट होंगी, जिसके लिए सिर्फ या तो 10th मांगी हो या 12th मांगी हो या ग्रेजुएशन मांगी हो। अब दिक्कत ये है कि इन वाली पोस्टों में हर कोई फॉर्म भरता है, जो सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहा है, सीजीएल सबकी सब फॉर्म भरते हैं। इसी वजह से इन पोस्टों की कट ऑफ इतनी भयंकर जाती है, 180 190 कट ऑफ जा रही है। तो नॉर्मली बच्चा इसके लिए ऑप्ट कर वैसे ही डिस्क्वालीफाई होता है। जैसे हम और आप जैसे एवरेज बच्चे वो इसके लिए क्वालिफाई कर ही नहीं पाते। अब दूसरी इसमें काफी ये पोस्टें तो बहुत कम होती है जिसके लिए जनरल क्वालिफिकेशन होती है। दूसरी इसमें सबसे ज्यादा पोस्ट यही वाली होती है जिनमें कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है, आपको पहले तो ये देखना है कि हाँ आपने कुछ अलग हटके डिप्लोमा किया या नहीं किया, आपके पास कोई सर्टिफिकेट या कोई एक्सपीरियंस है या नहीं, वो चीज आपको देखनी है। उसके बाद आपको उस डिप्लोमा से रिलेटेड इधर पोस्ट सर्च करनी है। आपको गूगल पर, यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर काफी सारी पीडीएफ है अब आपको अवेलेबल हो गई होंगी, जहां पर पूरा ये जो एसएससी में वेबसाइट पर देखने का है ये प्रोसेस, वो सारा उन्होंने पीडीएफ में दे दिया है, तो वहां से आप देख सकते हैं। आपको ये स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट सर्च करनी है और अगर आपको ये मिल जाती है तो आपको ये फॉर्म जरूर भरना ही भरना है, क्योंकि स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन जहां पर आ जाती है वहां पर तो 90% जनता, ये वाली जनता वैसे ही गायब हो जाती है। और ऐसी पोस्टों में चाहे पोस्टें हो 10, लेकिन सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है। सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है। काफी बार तो ऐसा होता है पोस्टें खाली भी रह जाती हैं। तो बस आपको यही थोड़ी सी मेहनत करनी है कि अगर मेरे अंदर कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है तो मैं उससे रिलेटेड कोई पोस्ट सर्च करूं और उस पोस्ट के फॉर्म को जरूर भरूं। वहां पर आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी और इनकी कट ऑफ भी बहुत कम जाती है, 100 110 120 ऐसा करके कट ऑफ जाती है, और यहाँ पे आपकी 180 190 जाती है। तो ये चीज को आपको देखना है कि आपके पास क्या है, आपकी क्या क्वालिटीज है, तो आपके पास डिप्लोमा वगैरह है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। क्या होगा, बिल्कुल सीजीएल सीएचएसएल की तरह ही एग्जाम पैटर्न है। आपका एक ही पेपर होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 200 नंबर का होगा ये आपका। मैं भी आपको बता दूंगा कि क्या सेक्शन वाइज वेटेज है हर चीज का। उसके बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा, सारा पोस्ट वाइज रिजल्ट आएगी, यहाँ इस पोस्ट की इतनी कट ऑफ गई है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे एसएससी की वेबसाइट पर। वो एक पोर्टल ओपन करेंगे, वहां पर सारे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। आपकी मार्कशीट, जो भी इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, उसके साथ में कोई एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, वो सारे अपलोड करने पड़ेंगे। और उसकी इनिशियल लेवल पर स्क्रूटनी होगी, इनिशियल लेवल पर, ठीक है। फिर उस स्क्रूटनी के बाद क्या होगा, बच्चों की छटनी कर दी जाएगी, जिसका गलत है, जिसके में सस्पिशियस होगा उसको हटा दिया जाएगा। उसके बाद आपका होगा स्किल टेस्ट, अगर उस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट जरूरी है या नहीं है, ठीक है। जब आपका स्किल टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर डिपार्टमेंट्स के द्वारा डीवी कराया जाएगा, और जब ये डीवी हो जाएगा सब बच्चों का, उसके बाद आएगा फाइनल रिजल्ट उस पोस्ट कोड का उस रीजनल वेबसाइट पर। अगर आपने सीआर रीजन की किसी पोस्ट पर अप्लाई किया है तो उसका फाइनल रिजल्ट सीआर रीजन की वेबसाइट पर ही आएगा, नॉर्दर्न से किया है तो नॉर्दर्न की पे आएगा। तो देख सकते हैं काफी लंबा प्रोसेस है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो एसएससी हाल करा देती है, क्योंकि ये एसएससी का जिम्मा होता है, लेकिन उसके बाद की सारी जो जिम्मेदारी होती है वो यूजर डिपार्टमेंट की होती है। और ये पोस्टें ऐसी होती है कि मालूम ही नहीं पड़ता कि कब इसका कहाँ चल रहा है, क्या प्रोसेस चल रहा है, कोई अपडेट भी नहीं होता। तो ये भूली बिसरी पोस्टें होती हैं, हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो नहीं हो जाए। कई बार तो ऐसा होता है, कई सारी पोस्टें बीच में ही दम तोड़ देती है, मालूम पड़ा स्टार्ट हुई थी वो सिलेक्शन कराने के लिए, बीच में डिपार्टमेंट्स ने कैंसिल कर दी। तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि एग्जाम पैटर्न कैसे है आपका भाई रीजनिंग है 25 क्वेश्चन, रीजनिंग, जीके, मैथ और इंग्लिश 25 क्वेश्चन है 50-50 नंबर के, यानी 200 नंबर से आपकी मेरिट बनेगी। अब 200 में से कितने लाने हैं आपके कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हर पोस्ट की मैंने आपको बताया जिसके लिए सब एलिजिबल होते हैं वहां पे तो 180 190 कट ऑफ जाती है।
और जिसके लिए बहुत कम लोग एलिजिबल होते हैं, वहां 120-30 में ही काम हो जाता है। तो अगर आपके पास स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है तो जरूर भरें फॉर्म को। अगर नहीं भी है, आप इसकी भी तैयारी कर रहे हैं सीजीएल सीएचएसएल की, तो भी इस फॉर्म को भरें। मैं बता देता हूँ क्यों, क्योंकि आपका सीजीएल का भी पेपर होना है। तो सीजीएल की पेपर होने से पहले आपके पास एक अनुभव होगा कि हाँ, अगर किसी एग्जाम के लेवल में चेंज हो रहा है, क्वेश्चन वगैरह के लेवल में, तो उससे आप फेमिलियर हो जाएंगे कि क्या चेंज आया है एग्जाम में। इसलिए आप इस फॉर्म को भरे ही भरे जरूर। देखिए, नेगेटिव मार्किंग है आपकी 0.5 की 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। और जो आपके नॉर्मलाइजेशन होगा उसके लिए नया फॉर्मूला निकाला एसएससी ने। जो पहला नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला था उसके लिए तो हर साल दिक्कत हो रही थी, तो इस बार इन्होंने चेंज किया है और काफी सारे चेंजेस एसएससी में देखने को मिल रहे हैं। जो चीज हम डिमांड करते जा रहे हैं वो सारे देखने को मिल रहा है, तो कुछ अच्छा ही होगा। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है वो आपका रेलवे वाला है। तो देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, हम तो अच्छा ही सोच के चलेंगे। हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट होगा, और जहां भी जरूरी होगा वहां आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट होगा, और वो होगा क्वालिफाइंग इन नेचर। उसके आपके एग्जाम में नंबर नहीं जुड़ने वाले हैं, ठीक है। अब है सबसे मेन चीज कि आपके पास 4 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश। उसमें किस सेक्शन या किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के अकॉर्डिंग, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब सबसे पहले आपका मैथ का वेटेज। अब देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन और हायर सेकेंडरी के वेटेज को देखेंगे तो आपको लगभग बैलेंस सा मिलेगा, यानी जितना ही वेटेज अर्थमेटिक का है और उतना ही वेटेज आपको मिलेगा एडवांस का, ग्रेजुएशन में भी और हायर सेकेंडरी में भी। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, सारी टॉपिक इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए। बस कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे कि आप मिक्सचर देख सकते हैं। मिक्सचर से बहुत कम सवाल पूछा जाता है। यहाँ पे मैंने एक लिख दिया है, लेकिन हर शिफ्ट में एक नहीं आता, किसी में आपको एक देखने को मिलेगा, किसी में देखने को नहीं भी मिलेगा। तो मैंने एक जनरल लिख दिया है कि आप ऐसा नहीं है कि मिक्सचर छोड़ के ही जाएंगे, बेसिक फॉर्मूले और बेसिक सॉल्व करने का तरीका मिक्सचर का तो करेंगे ही करेंगे, इसलिए एक यहाँ पे लिखा है। अब उसके बाद देखेंगे आप सिंप्लीफिकेशन का भी यही सीन था, लेकिन ये आता ही आता है, इसका तो कोई नहीं। एलसीएम एचसीएफ से भी एक क्वेश्चन या 0 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में तो बिल्कुल नहीं आया, किसी में आपको देखने को मिला, इसलिए ये हो गया। और एक हो गया आपका हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर, इसका भी थोड़ा सा कम वेटेज है ग्रेजुएशन और हायर सेकेंडरी में। लेकिन ऐसा नहीं आप इनको छोड़ेंगे, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है एसएससी में, क्योंकि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, सब अनुमान ही लगाते हैं होने से पहले। और एसएससी बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, आप जो चीज छोड़ के जाएंगे वही आपके एग्जाम में आने वाली है, यही सोच के आप पढ़ाई करेगा। बस आपको यही ध्यान रखना होता है कि जो टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है उसको हम अच्छे से डीप में पढ़ें, जिसमें थोड़े थोड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, एक या 0 क्वेश्चन आ रहा है, उसको हम ऊपर से पढ़ के जाएं, कि अगर बेसिक क्वेश्चन आया उसको हम ना छोड़ें, उसको हम कम से कम करके आए। अब ग्रेजुएशन और 12th का तो आपको सेम देखने को मिलेगा लगभग। चेंज होगी चीजें 10th वाले में, मैट्रिक वाले में मैंने देखा कि एडवांस जो मैथ है उसका तो वेटेज बहुत ही कम है। एडवांस मैथ में सिर्फ आपके मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एलजेब्रा से भी एकदम बेसिक एलजेब्रा पूछी जा रही है, हाई लेवल की बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि वो होता है x+1 x वाले फॉर्मूले होते हैं, या a3+b3 वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, +3abc वाला, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी बेसिक आइडेंटिटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन ही देखने को मिल रहा है बस। और बाकी एडवांस मैथ का वेटेज बिल्कुल ही 0 के बराबर है। और तो वेटेज किसका है? वेटेज आपका अर्थमेटिक का। इसलिए अगर आप सिर्फ मैट्रिक वाला एग्जाम दे रहे हैं तो इसके लिए आपको अर्थमेटिक पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहीं से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने पूरा वेटेज लिख दिया, आप देख लेना कहां से कितने कितने क्वेश्चन है, परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर का यहाँ पे 1 या 0 क्वेश्चन ही देखने को मिल रहा था। और जो एक क्वेश्चन भी आ रहा था वो बहुत ईजी था। एवरेज का 1, 4 है आपका SICI का, 4 प्रॉफिट लॉस, 2 SICI के, टाइम वर्क के 3, स्पीड टाइम डिस्टेंस के 3, सिंप्लीफिकेशन के 1 या 2 क्वेश्चन। तो ये सारा आपका वेटेज है। देख पा रहे हो, आप कंपेयर कर लीजिएगा कि हाँ भाई आपको किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है, किस पर आपको कम ध्यान देना है। और बाकी जो टॉपिक है जैसे मैक्सिमम मिनिमम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, तो इनसे तो क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, तो इनको आप छोड़ सकते हैं, करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक आध क्वेश्चन आएगा तो एक के लिए आप इतना सारा पढ़े तो वो इतना वो है नहीं, और देखने को मिला ही नहीं कोऑर्डिनेट वगैरह का क्वेश्चन, तो ठीक है। तो ये मैथ का ही वेटेज है। अब देखेंगे आप इंग्लिश का वेटेज क्या है। देखिए, जो बाकी के एग्जाम होते हैं एसएससी में, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस, उसमें और सिलेक्शन पोस्ट की इंग्लिश में बहुत बड़ा अंतर है। और वो अंतर क्या है? ये तो आपका है वोकैब का। सबसे पहले वोकैब और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिसस्पेल, सिनोनिम, एंटोनिम और इडियम्स। वोकैब के आपके लगा 2, 3, 4, 5, 6, 5 से 6 क्वेश्चन आपके वोकैब के पूछे जा रहे हैं। उसके बाद ग्रामर, एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन और फिल इन द ब्लैंक्स के 5 क्वेश्चन।
और वॉइस नरेशन के 4 से 5 क्वेश्चन। ये तो आपका सब वही सेम वाला पार्ट हो गया जो आपका सीजीएल वगैरह में पूछा जाता है। मेन अंतर यहाँ पर पड़ रहा है, यहाँ पे क्लोज टेस्ट के भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ग्रेजुएशन में ही, हायर सेकेंडरी में भी और मैट्रिक वाले में भी। और इसी वजह से ही जब वो क्लोज टेस्ट का भी पूछ रहा है और आरसी का भी पूछ रहा है, इस वजह से क्या होता है कि पेपर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है और हमारा पेपर छूटने लग जाता है, और काफी सारे बच्चों का छूटता है पेपर। मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैंने सिलेक्शन पोस्ट का दिया था, मैंने तो 7th का दिया था, 7th या 8th का, काफी टाइम पहले हुआ था, मेरा खुद का पेपर छूटा था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मैं तो सीजीएल वगैरह की तरह ही पढ़ के गया था, पहली बार मेरा एग्जाम था, तो मालूम पड़ा वहां पे क्लोज टेस्ट भी पूछ लिया और कॉम्प्रिहेंशन भी पूछ लिया। और ग्रेजुएशन में तो क्या है, कॉम्प्रिहेंशन लंबे लंबे आते हैं भाई, हायर सेकेंडरी में थोड़ा मिडिल लेवल का आता है, मैट्रिक में तो छोटा सा आता है, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती। अब इसको आपको करना क्या है, इसके लिए आपको हैबिट डालनी है। आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है कि अगर आप 25 क्वेश्चन लगा रहे हैं इंग्लिश के, उसमें आपके 5 आरसी के भी क्वेश्चन हो और 5 क्लोज टेस्ट के भी क्वेश्चन हो, वो वाला सेट लगाना है आपको। अब इसके लिए आप जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के पेपर आए हैं सिलेक्शन पोस्ट के, वो आपको टेस्ट वगैरह मिल ही जाएंगे, वहां पर इस 25 क्वेश्चन की सेक्शनल क्विज लगाना शुरू करिए और आप हैबिट डालिए क्लोज टेस्ट और आरसी को एक साथ करने की। ठीक है, जब आपको हैबिट हो जाएगी पढ़ने की दोनों चीजों को एक साथ, तब आप इस चीज को में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इसको छोड़ के जाएंगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत आएगी ही आएगी, इसलिए आप इसको पहले से ही प्रैक्टिस करके चलिए। और मैं तो कहता हूँ आप टाइमर लगाकर डेली 2 क्लोज टेस्ट और 2 आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करिए, टाइमर लगाकर कीजिए कि हम मेरे को कम से कम समय में करना है ज्यादा से ज्यादा पेपर। तो इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना है, आपको प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है इंग्लिश की कि आपको एक साथ हैबिट रहे दोनों चीजों को पढ़ने की, आरसी भी और क्लोज टेस्ट भी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का, काफी महत्वपूर्ण चीज है जिससे कि आपका पेपर ना छूटे, वरना छूटेगा ही छूटेगा। अब आता है जीके के वेटेज पर। देखिए जीके का लगभग सेम सा ही वेटेज चल रहा है तीनों में, ग्रेजुएशन में भी, हायर सेकेंडरी में भी और मैट्रिक में भी। साइंस के लगभग 3 क्वेश्चन थे, एक फिजिक्स से, एक केमिस्ट्री से, एक बायोलॉजी से, इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन थे, इसमें एक, ज्योग्राफी। उसके बाद आता है हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री से काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, इसलिए आप हिस्ट्री पर सबसे ज्यादा फोकस करना। और उसके बाद पॉलिटी पर देख सकते हैं 4 3 2 2 3 2 3 2 3 ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा पहला फोकस आपको हिस्ट्री पर सबसे ज्यादा रखना है और दूसरा रखना है पॉलिटी पर, फिर आप स्टैटिक जीके पर फोकस रखेंगे, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के मिल रहे थे। अब इन 5 से 6 क्वेश्चंस में डांस फॉर्म पर काफी क्वेश्चन आ रहे थे, डांस फॉर्म, इसको आप जरूर याद करके जाएं जितनी भी डांस फॉर्म है हमारी। और उसके बाद जितनी भी बुक्स एंड ऑथर्स होती हैं, एक क्वेश्चन था बुक्स एंड ऑथर से ही आ रहा था, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप क्वेश्चन कर ही सकते हैं क्योंकि एक लिमिटेड एरिया है, जो भी ओलंपिक वगैरह हो गए, ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, इनसे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक पार्ट है वो सारा जरूर करके जाएं, क्योंकि स्पोर्ट्स से 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते ही आते हैं, और वही क्वेश्चन ज्यादा डीप में नहीं पूछे जाते जो आपके हर बार पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके में, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। और उसके बाद करंट अफेयर के 4 से 5 क्वेश्चन, और करंट अफेयर पढ़ना कब का है, अब से 1 साल पुराना करंट अफेयर पढ़ना है बस। भरोसा तो है नहीं कि वो भी पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, क्या 2020-21 का पूछ रहे हैं, लेकिन हम इतना ही सोच के चलते हैं कि 1 साल पुराना पूछ लेंगे बस। और बाकी जीके में ही सबसे ज्यादा परेशानी होती है लोगों को, जो भी मुझसे स्ट्रैटेजी पूछने आता है भाई वो मुझसे सबसे पहले ये पूछता है जीके कैसे पढ़ें। और जीके की सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई भी नहीं कह सकता श्योर शॉट के साथ कि मेरा आप पढ़ लीजिए, यही आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। बस जीके में हम मेहनत कर सकते हैं, बाकी रिजल्ट क्या रहेगा वो तो रिजल्ट वाले दिन ही मालूम पड़ेगा कि आपके पढ़े हुए क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। बस मेहनत कीजिए, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो नहीं बात। इसलिए आपको फोकस अपने 3 सब्जेक्ट पर ज्यादा करना है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पर। जीके में आपके होता है ग्रेस मार्क्स, आ गए तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। और मैंने आपको बता दिया हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करें, फिर पॉलिटी पे और स्टैटिक जीके पे, इन्हीं चीजों पे। और ज्योग्राफी पे आप सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी ही करें, इंडियन से ही पूछे जाते हैं, वर्ल्ड वगैरह, स्पेस वगैरह इनसे नहीं पूछे जाते। ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे। अब आता है उसके बाद रीजनिंग का वेटेज। देखिए रीजनिंग के लिए ऐसा बताने के लिए कुछ है नहीं, रीजनिंग इजी ही पूछी जा रही है एसएससी के एग्जाम्स में, तो जैसा अभी तक पूछा जाता है वैसा ही आएगा, इसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वही नॉन वर्बल वाले क्वेश्चन आपके 7-8 क्वेश्चन नॉन वर्बल वाले, उसके बाद वर्बल रीजनिंग क्वेश्चन, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, काउंटिंग फिगर्स, हर चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। तो जैसा आपका वेटेज चलता आ रहा है वही रीजनिंग का रहेगा, इसमें ज्यादा कुछ जानने के लिए है नहीं।
आपका मेन यही था, इंग्लिश का, जीके का और मैथ का। मैथ में आपको मैंने बता दी किस पर आपको ध्यान रखना है, मैट्रिक का ही कर रहे हैं तो सिर्फ अर्थमेटिक पे ज्यादा फोकस रखें। इंग्लिश में आप ऐसी प्रैक्टिस बनाएं कि आप आरसी 25 क्वेश्चन में आरसी और क्लोज टेस्ट इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर पाए, और वो भी दिए गए टाइम में। अभी से आप डेली हैबिट बनाना शुरू करेंगे तो आपकी एग्जाम तक अच्छी खासी हैबिट बन जाएगी, और उसके लिए आप प्रीवियस ईयर सेक्शनल क्विज को ही फॉलो करें। ठीक है, जीके में मैंने आपको बता दिया, हिस्ट्री पॉलिटी पर ज्यादा फोकस करें, हिस्ट्री पॉलिटी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर बस। बाकी साइंस इकोनॉमिक्स वगैरह ये प्रीवियस ईयर से ही सॉल्व करते रहे बस। और मैंने तो इतना देखा है, टीसीएस जो भी एग्जाम लेती है, या तो मैं तो कहता हूं कि ये तो वन डे एग्जाम है। वन डे एग्जाम यूपीएससी के अलावा जो भी संस्था ले रही है, कोई भी संस्था हो, तो भाई इतनी सारी शिफ्टों में होता है तो क्वेश्चन आपके रिपीट होते ही होते हैं। तो रिपीट होते हैं, उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो होता है उसको आप जरूर पढ़ें। अगर आप ये पूरा पढ़ के जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जीके का, तो मैं मानता हूँ 50% मार्क्स आराम से प्राप्त कर ही लेंगे। यानी 25 में से आपके 50 में से 25 नंबर आपके आ ही जाएंगे किसी भी हालत में। और 25 नंबर आ रहे हैं आपके तो बहुत अच्छे नंबर हैं आपके जीके में। इतने भी आ जाएं तो भी काफी अच्छी बात है, और ज्यादा आ जाए तो वो तो अच्छा है ही। इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को भी जरूर फॉलो करें। ठीक है, तो ये सारा एग्जाम का वेटेज था कि कैसे कैसे आपका किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ और 2-3 पॉइंट है इस पोस्ट से रिलेटेड। सबसे पहला तो यही है कि सिर्फ इसी एग्जाम पर फोकस बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसकी प्रोसेस काफी लंबी है। एसएससी तो सीबीटी करा के छोड़ देता है, फिर हर एक सिंगल पोस्ट का प्रोसेस चलती रहती है, और वो पता नहीं कि कब तक चलेगी, कब डिपार्टमेंट से आपका नोटिस आया कि हाँ हम करा रहे हैं, स्किल टेस्ट करा रहे हैं, डीबी करा रहे हैं। बहुत सारे जो इससे पहले सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम है उनका अभी बहुतों का तो अभी रिजल्ट भी नहीं निकला है, तो इसलिए सिर्फ इसी पर फोकस ना करें। कई सारी पोस्ट तो ऐसी होती है जो स्टार्टिंग में तो निकल जाती है रिक्रूटमेंट के लिए, लेकिन वो बीच में ही डिपार्टमेंट कैंसिल कर देता है कि हमें नहीं चाहिए इस पोस्ट के लिए, तो आपका बीच में ही वहां टूट जाएगा। आपने इसी के लिए लगे रहे, मालूम पड़ा इसके लिए हुआ ही नहीं। इसको आप एक एक्सपीरियंस के लिए देकर छोड़ दें बस, कि हमारा एक्सपीरियंस के लिए एग्जाम देकर हम छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद इसको आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आपकी ज्वाइनिंग आ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो कोई बात नहीं। इसीलिए इस पर फोकस ना करें, सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए दें। और बहुत सारी वैकेंसीज बीच में ही कैंसिल हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बता दी कैसे फॉर्म भरना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किस सेक्शन में किस चीज का कितना वेटेज है, ये भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।